सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 8, जिसमें हम देखेंगे प्री प्रोसेसर कमांड #include को इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले समझते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। तो प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जैसे कि कंपाइलर एक प्रोग्राम है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइलर के पहले चलता है। इसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम किसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं तो वो एक फ़ाइल होती हैं। ठीक है। जब हम इसको कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, तो ये सॉफ्टवेयर जब हम चलाते हैं तो ये कंपाइलर नहीं चलता है। इससे पहले एक और प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, ये हमारे प्रोग्राम को रीड करता है। अच्छा, आप सोचेंगे हम इस प्रोग्राम को कभी स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये कब चलता है। तो जब हम कंपाइलर पर क्लिक करते हैं तो कंपाइलर को चलाने के लिए हमको लगता है कि कंपाइलर चल रहा है। कंपाइलर तो चलेगा, लेकिन उससे पहले प्री प्रोसेसर प्रोग्राम चलता है और वो क्या करता है, ये जो .c फाइल हमने बनाई है, इस .c फाइल को, इसमें कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं जिनके स्टार्टिंग में हैश सिंबल होता है। अब प्री प्रोसेसर प्रोग्राम उन्हीं लाइंस को देखता है जिसमें कि हैश लगा होता है और उसके अलावा बाकी सारी लाइंस को वो अनटच रखता है। वह उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक टेम्परेरी फाइल बनाता है, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आपने जो कोड लिखा है वही कोड है, लेकिन हैश सिंबल वाले जो स्टेटमेंट है उनको रिजॉल्व करके इनकी जगह कुछ और आ चुका है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं पीपी के बाद जो आ रहा है। यानी हमारा बाकी का कोड एज इट इज़ और हैश वाले प्रोसेस होकर उसकी जगह जो भी हैश के अंदर होता है वो हमारी फाइल में आ जाता है। अब हमारी .c फाइल को और फिर कंपाइलर बना देता है .obj फाइल। आगे की बात तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट फाइल एक फ़ाइल बन गई है, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है लिंकर सॉफ्टवेयर की। लिंकर सॉफ्टवेयर हमारी इस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ जोड़ता है। लाइब्रेरी फाइल जिसमें सारे प्री डिफाइंड फंक्शन की कोडिंग मौजूद होती हैं, जैसे कि printf, scanf, और बना देता है एक नई फाइल .exe फाइल। यही हमारा सॉफ्टवेयर है जो आपने देखा कि जब हम कंपाइल पर क्लिक करते हैं तो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर चलता है। तो प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कंपाइलेशन से पहले चलता है। प्री प्रोसेसर सिर्फ उन्हीं लाइंस को नोटिस करता है जिनकी स्टार्टिंग हैश सिंबल से होती हैं। हर हैश स्टार्ट से होने वाली के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम करता है। तो एक लाइन में एक से ज़्यादा हैश सिंबल लगाकर हम मल्टीपल डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हैश सिंबल के बाद जो शब्द लिखा होता है उसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। जैसे आज के हमारे लेक्चर में हम देखने वाले हैं #include को। इंक्लूड बहुत सारी प्री प्रोसेसर कमांड में से एक कमांड है, जिसका मतलब होता है कि किसी एक्सटर्नल फाइल को कंटेंट हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कराना। आइए इस बात को समझते हैं। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। #include के बाद एंगुलर ब्रैकेट में फाइल नेम लिखना, या #include के बाद डबल कोट में फाइल नेम लिखना। इन दोनों
में माइनर डिफरेंस हैं, पर आप एंगुलर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और डबल कोट भी। दोनों ही तरीके आप अंदर फाइल का नाम लिख कर रहे होते हैं या पूरी फाइल को पाथ यानी डायरेक्टरी लिख कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि हम डॉट एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिस प्रोग्राम में यह हमारी डॉट सी फाइल है और ये हमारा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में हमने एक लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड समथिंग। इसमें लिखा है एक दूसरी फाइल का नाम। हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट में हमने किसी दूसरी फाइल का नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल stdio.h। तो ये .h एक अलग फाइल है। stdio.h हैश इंक्लूड कमांड को देखकर प्री प्रोसेसर क्या करता है, स्पेसिफाइड फाइल जो भी आपने हैश इंक्लूड के बाद आपने लिखी हैं, जैसे आपने लिखा है stdio.h, तो स्पेसिफाइड फाइल हो गई है stdio.h। तो प्री प्रोसेसर इस फाइल स्पेसिफाइड फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा इस कोड को कॉपी कर देगा और ले जाएगा हमारी इस फाइल में। या हम इसे समझे कि प्री प्रोसेसर एक फ़ाइल बना रहा है जिसमें कि हैश इंक्लूड वाली जगह पर इस वाली फ़ाइल को पूरा कोड यहाँ पर ला देता है। तो इस जगह पर वो सारी लाइंस आ जाती हैं जो कि stdio.h में हैं। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए हमने एक और लिखा है हैश इंक्लूड conio.h। तो वो एक और .h फाइल है जो प्री प्रोसेसर .h फाइल में जो लाइंस लिखी हुई हैं इसको भी यहाँ ले आएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में लाइंस बढ़ गई हैं। अब इसके बाद जो लाइंस स्टेटमेंट हमने लिखे हैं उनको भी एज इट इज़ लिख देगा। तो यहाँ पर वो लाइंस भी आ गई। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ जाती हैं। इसके बाद कंपाइलर अपना काम करना स्टार्ट करता है। कंपाइलर ने अब जो लाइंस पढ़ी है वो इस फाइल की पढ़ी हैं। अच्छा, हम जो ये फाइल इंक्लूड करवाते हैं यह ज़रूरी नहीं कि हमारी हेडर फाइल हो .h फाइल हो, यह हमारी सोर्स फाइल भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है हम हमारे प्रोग्राम को अलग अलग कंप्यूटर पर बनाना चाह रहे हों, दो लोग मिलकर कोडिंग कर रहे हों। मान लीजिए हमें यह फाइल बना रहा .c और मेरा फ्रेंड एक है जो बना रहा है .c फाइल बना रहा है। वो इस .c फाइल में बहुत कुछ बना रहा है, ये फंक्शन वगैरह, ये कोडिंग उसने की हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दोनों फाइल्स मिलकर ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। आधा कोड एक फ़ाइल में है, आधा दूसरी फ़ाइल में है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि अपनी फ़ाइल में एक हैश इंक्लूड और लिख देता हूँ और इस हैश इंक्लूड में मैं फ़ाइल का ज़िक्र करूँगा, लेकिन ये .c फाइल का ज़िक्र करूँगा। तो ये वाली फ़ाइल को भी प्रोसेसर मेरी फ़ाइल में जोड़ देगा। मैं तो इसका पूरा कंटेंट भी मेरी फ़ाइल में जुड़ जाएगा। तब कंपाइलर इस कंटेंट को भी कंपाइलर कर पाएगा। तो मैं इसमें .c फाइल को भी जोड़ सकता हूँ। मुझे करना होगा कि मुझे लिखना होगा हैश इंक्लूड, ठीक है, और हैश इंक्लूड के बाद मैं एंगुलर ब्रैकेट के बाद में एंगुलर ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ और डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो .c फाइल है ये ज़रूरी नहीं कि यह हमने वहीं रखी हो जहाँ पर सारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो अपने डायरेक्टरीज़ का जो पाथ सेट कर रखा है अपनी आईडी में है, वो पाथ पर जाकर हेडर फाइल को ढूंढता है। तो आप केवल उस फाइल का नाम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में, तो वो एक ख़ास फोल्डर में जाकर ही फाइल्स को ढूंढेगा। लेकिन मेरी ये .c फाइल कहीं भी रखी हो सकती हैं, तो फिर मुझे पूरा पाथ उसका स्पेसिफाई करना होगा जिससे कि उस कंपाइलर उसे जल्दी ढूंढ पाए। और ऐसा करने के लिए मुझे डबल कोट्स ही लगाने पड़ेंगे। फिर मैं डायरेक्टरी का पूरा पाथ लिख सकता हूँ, जिसे मैं लिख सकता हूँ हैश इंक्लूड
डॉट्स डबल कोट्स में C कॉलन स्लैश जो फोल्डर है स्लैश .c एक्सटेंशन। तो इस तरीके से जब मैं अपना प्रोग्राम लिख दूंगा तो ये फाइल मेरी प्रोग्राम से जुड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक गलत तरीके से लिखा हुआ है और एक पाथ जो सही लिखा है वह नीचे वाला है, जो कि डबल कोट्स में लिखा है, और जो गलत पाथ है वह एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है। यानी सेम चीज़ लिख रहे हैं, लेकिन पूरा पाथ फाइल में का अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें डबल कोट्स ही लगाने होंगे। तो हम किसी दूसरी सोर्स फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी यूज़फुल है तो आप इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिए। यही आपको लगता है कि ऐसे और भी वीडियोस आप देखने पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएं। और आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। थैंक यू।